होता है। इधर नानामी बैरियर के बाहर कियोटाका से मिलने आया था, पर वो देखता है कि कियोटाका तो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में पड़ा है। अपने दोस्त को मरता देख नानामी बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ मैमे उस कर्स यूजर एबिना को बड़े आराम से हरा देती है और उयुई उसके हारे हुए कर्स्ड स्पिरिट के ऊपर बैठा होता है। अब मैमे अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है। इस टेक्निक से मैमे अपने आसपास के क्रोस को कंट्रोल कर सकती है और उनकी आंखों से देख भी सकती है। ये टेक्निक काफी कमजोर है, इसीलिए मैमे बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग करती थी ताकि वो अपनी टेक्निक के बिना भी लड़ सके। वो खुद को यही दिलासा देती है कि टेक्निक के बिना भी एक अच्छा सॉर्सरर बना जा सकता है, लेकिन इंसानी शरीर की भी लिमिट होती है, जिन्हें वो कर्स एनर्जी का यूज करके भी बड़ा नहीं कर पा रही थी। इससे मैमे का दिल टूट गया और उसने फिर अपना सारा ध्यान अपनी टेक्निक को मास्टर करने में लगा दिया, जिसमें वो सफल हुई और आज वो एक ग्रेड 1 की सॉर्सरर है। कहानी खत्म होने पर उयुई ताली बजाने लगता है और एबिना को भी ताली बजाने को कहता है। अब मैमे एबिना को जान से मारने आगे बढ़ती है। एबिना उससे रहम की भीख मांगने लगता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे और वो अब से कोई बुरा काम नहीं करेगा। फिर मैमे उयुई से पूछती है कि जान की कीमत क्या होती है, जिस पर उयुई बताता है कि किसी की जान की कीमत उतनी ही होती है जितना वो मैमे के लिए काम का हो। अब मैमे यही सवाल एबिना से करती है। एबिना इसका जवाब नहीं दे पाता और अपना सिर झुका लेता है। मैमे बोलती है कि वो एक कर्स यूजर और एक खूनी है, इसीलिए वो इसका जवाब नहीं दे पाया। फिर मैमे अपनी कुल्हाड़ी से एबिना का सिर कुचलकर उसे मार देती है। बाहर यूजी उन दोनों कील को भी तोड़ देता है, जिससे वो कर्टन हट जाता है, जो कि सॉर्सरर्स को स्टेशन जाने से रोक रहा था और अब सॉर्सरर्स आराम से कहीं भी जा सकते हैं। अब सिर्फ 2 कर्टेन्स ही बाकी हैं। पहला जो कि गोजो को कैद करने के लिए था और दूसरा जिसने आम लोगों को कैद किया था। मेगुमी जीरो से कई सारे सवाल करना चाहता था, लेकिन उसे काफी देर तक होश नहीं आने वाला, तो उन्हें टावर के ऊपर चढ़कर ताकुमा की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी ये दोनों ताकुमा की बॉडी को टावर से नीचे गिरता देखते हैं। मेगुमी जल्दी से नुए को समन करता है, जो कि ताकुमा को गिरने से बचा लेता है और फिर यूजी उसे कैच कर लेता है। लेकिन ताकुमा की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। टावर के ऊपर ओगामी का पोता उससे पूछता है कि कर्टेन गिर चुका है, अब उन्हें क्या करना चाहिए, और हम उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होते हुए भी देखते हैं। ओगामी उससे बोलती है कि नीचे जाओ और सॉर्सरर्स को मारो। थोड़ी देर शांत रहने के बाद तोजी पलट के जवाब देता है, मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बुढ़िया। असल में शरीर के साथ साथ अब तोजी की आत्मा भी इसमें आ गई थी, यानी कि तोजी पूरी तरह से लौट आया था। ये देखकर ओगामी बुरी तरह से डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो तो अपने काले जादू से हमेशा मरे हुए के शरीर को ही बुलाती थी, ना कि आत्मा को। तो तोजी की आत्मा इसमें कैसे आ गई? तोजी को भी समझ नहीं आता कि वो वापस जिंदा कैसे हो गया, लेकिन उसे लगता है कि उसके शरीर ने ओगामी के पोते की आत्मा को हरा दिया होगा। ओगामी बोलती है कि एक आत्मा शरीर से कैसे हार सकती है, ये तो नामुमकिन है। अब पलक झपकते ही तोजी ओगामी के पास जाता है और बोलता है कि तुमने आदेश दिया था ना सॉर्सरर को मारने का, पर तुम भी तो एक सॉर्सरर ही हो, तो मैं शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। इतना कहकर तोजी ओगामी को मार देता है। इधर मेगुमी देखता है कि ताकुमा मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। अब यूजी भी टावर के ऊपर जाके लड़ने की बात करता है, लेकिन मेगुमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट गोजो है और क्योंकि कर्टेन हट चुका है तो यूजी को तुरंत स्टेशन की ओर जाना चाहिए। मेगुमी ताकुमा को लेकर बैरियर के बाहर जाएगा ताकि वहाँ उसका इलाज हो सके। अब यूजी अपना दिमाग ठंडा कर मेगुमी की बात मान लेता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वैसे तो मेगुमी उसे अकेला नहीं भेजना चाहता था, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। यूजी कहता है कि वो चिंता ना करे और उसके साथ मेकामारू भी है, पर मेकामारू काफी समय से कुछ भी नहीं बोला था। मेगुमी यूजी को याद दिलाता है कि अगर वो फिर से मारा गया तो मेगुमी उसकी जान ले लेगा। इधर मैमे को भी पता चल जाता है कि कर्टेन हट चुका है, तो वो भी स्टेशन की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि गोजो को बचाने के लिए पता नहीं उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। ये सोचकर ही वो खुश हो रही थी। इससे कुछ दूरी पर ही सूडोगे तो इनका इंतजार कर रहा था। ऊपर माकी की टीम ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रही थी। उन्हें पता चलता है कि बैरियर के बाहर कोई उनके मैनेजर्स पे हमला कर रहा है, तो माकी नोबारा और अकारी को बैरियर के बाहर जाने को बोलती है और यहाँ वो अकेली सब संभाल लेगी। वो आलसी नाओबितो भी यहीं था। नोबारा और अकारी को बैरियर से बाहर आते ही वो कर्स यूजर हारुता मिल जाता है, जो कि सारे मैनेजर्स को मारता फिर रहा था। वो अकारी को देख खुश होता है क्योंकि अब तक वो सारे मेल मैनेजर्स को मार के थक गया था। नोबारा अकारी से कहती है कि वो कहीं पे छुप जाए और मौका मिलते ही यहाँ से भाग ले। हारुता इनकी
तरफ अपनी तलवार फेंक कर मारता है, जिसे नोबारा अपने हथौड़े से रोक लेती है। अकारी अब यहाँ से भागने लगती है और नोबारा हारुता पर अटैक कर देती है। हारुता उसके अटैक से बचते हुए पूछता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं ना। हम देखते हैं कि हारुता की तलवार असल में एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि खुद से चल सकती है और वो तलवार अकारी के पीछे लग जाती है। नोबारा अपनी कीलों से भी हारुता पर अटैक करती है, लेकिन वो उनसे भी बच जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि अकारी छुपने नहीं बल्कि भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी तलवार अकारी की टांग पर कट मार देती है, जिससे अकारी वहीं गिर जाती है। फिर हारुता भी अंदर आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। नोबारा हारुता पर अपनी कीलों से हमला करती है, जिन्हें हारुता अपनी तलवार से दूर कर देता है, पर फिर नोबारा अपनी कीलों के साथ पूरी छत को ही हारुता के ऊपर गिरा देती है। उसे लगता है कि वो जीत गई, लेकिन तभी हारुता की तलवार उसके मुंह पर आकर लगती है, जिससे नोबारा घुटनों के बल बैठ जाती है। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। हारुता उसके ऊपर आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो ये भी कहता है कि नोबारा पिछली बार से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन उसकी कर्ज टेक्निक के आगे वो कुछ नहीं कर सकती और वो खुद भी अपनी टेक्निक को अच्छे से नहीं समझता। अब हारुता सोचने लगता है कि पहले उसे नोबारा को मारना चाहिए या अकारी को। नोबारा ध्यान भटकाने के लिए हारुता से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन हारुता के पास कोई खास रीजन नहीं था। वो तो बस मजे के लिए लोगों को मार रहा था। इतना कहकर वो अकारी की टांग में तलवार घुसा देता है। नोबारा उसे रुकने को बोलती है, लेकिन हारुता उसकी पूरी टांग में कट्स मार देता है। अब नोबारा किसी तरह खड़ी होकर हारुता से लड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हारुता नोबारा को मारने ही वाला था कि तभी कांच तोड़ते हुए कोई यहाँ आ जाता है। ये नानामी था, जो कि बहुत गुस्से से हारुता की तरफ देखता है। नानामी अपनी टाई को अपने हाथ पर बांध लेता है और हारुता की तरफ बढ़ने लगता है। हारुता उसे वहीं रुकने को कहता है, वरना वो अकारी को मार देगा, लेकिन अकारी रेंगते हुए यहाँ से दूर चली गई थी। नानामी हारुता के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि उसके टोटल कितने साथी हैं और वो कहाँ हैं। हारुता तुरंत अपनी तलवार से नानामी के कंधे को काट देता है और कहता है कि वो नहीं जानता। फिर वो नानामी को लात मारता है, पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पत्थर की दीवार को लात मारी हो। नानामी 1 इंच भी नहीं हिला था और ना ही उसे कोई कट लगा था। नानामी फिर से वही सवाल करता है कि दुश्मन कितने हैं और कहाँ हैं। हारुता फिर से कहता है कि वो नहीं जानता। अब नानामी अपनी रेशो टेक्निक यूज करता है, जिससे दुश्मन के शरीर पर एक वीक पॉइंट बन जाता है और नानामी के एक मुक्के से हारुता दूर जाकर गिरता है। नानामी की ताकत देख नोबारा भी हैरान रह जाती है। हारुता की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और अगर उसकी टेक्निक नहीं होती तो नानामी के मुक्के ने उसकी जान ले ली थी। दोस्तों, हारुता के चेहरे पर जो मार्क्स हैं, आप उसे हारुता की लाइफ समझ सकते हैं। हारुता की टेक्निक उसकी जान बचाती है और हर बार 1 मार्क कम हो जाता है। नानामी उसके बाल पकड़कर फिर से वही सवाल करता है और एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हारुता की एक और लाइफ चली जाती है और अब उसके चेहरे पर सिर्फ 3 मार्क्स ही रह गए थे। हारुता जमीन पर गिर जाता है और अपने कर्स्ड टूल को बुलाता है। कर्स्ड टूल पीछे से नानामी को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन नोबारा अपनी कील से उसे छत में ठोक देती है। नानामी फिर हारुता को गर्दन पकड़ के उठाता है और कहता है कि उसने रास्ते में कई सारे मरे हुए मैनेजर्स को देखा है। क्या ये काम उसी ने किया था? हारुता अब डर के मारे रोने लगता है और माफी मांगता है, लेकिन नानामी कर्स एनर्जी से भरा हुआ एक जोरदार मुक्का हारुता के मुंह पर मारता है, जिससे वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। नोबारा नानामी की पावर देख काफी इंप्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि एक ग्रेड 1 सॉर्सरर क्या होता है। नानामी अब नोबारा से कहता है कि उन्हें अकारी के पास जाना चाहिए। इधर अंडरग्राउंड टनल में सूडो गेतो और मैमे आमने सामने आ जाते हैं। मैमे को भी यकीन नहीं होता कि गेतो जिंदा है और वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई बहरूपिया है। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सूडो गेतो अपनी टेक्निक से एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्मॉल पॉक्स डीएटी को बाहर निकालता है। मैमे कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक देखकर चौंक जाती है और अब उसे भी डाउट होने लगता है कि क्या सच में ये गेतो ही है। सूडो गेतो बताता है कि पिछले साल की नाइट परेड की वजह से उसके पास ज्यादा कर्स स्पिरिट्स नहीं बचे हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत पावरफुल हैं। इसके बाद सूडो गेतो यहाँ से जाने लगता है और मैमे से कहता है कि अगर वो इस कर्स को मार पाई तो वो लोग फिर मिलेंगे। ये कर्स स्पिरिट तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है और मैमे एक कॉफिन के अंदर बंद हो जाती है। फिर इस कॉफिन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है। अब वो कर्स 3, 2, 1 की उल्टी गिनती शुरू कर देता है, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही मैमे उस पत्थर को काट कर
कर बाहर आ जाती है। उई शुरू में तो डर गया था, लेकिन अब वो खुश हो जाता है क्योंकि मैमे बाहर आ गई थी। मैमे कर्ज की तारीफ करते हुए कहती है कि उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उसे जान का खतरा कब हुआ था। इधर नानामी नोबारा और अकारी को बताता है कि कियोटाका ठीक हो जाएगा और उससे जो बन पड़ा उसने किया है। वो इन्हें गोजो के सील होने वाली बात भी बताता है क्योंकि इन्हें यूजी की चीख नहीं सुनाई दी थी। नानामी इन दोनों को यहीं रुककर आराम करने को बोलता है और वो खुद वापस बैरियर के अंदर जा रहा है। नोबारा साथ में चलने को कहती है, लेकिन नानामी साफ मना कर देता है क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ ग्रेड 1 या उससे ऊपर के सॉर्सरर्स ही लड़ सकते हैं। बाकी लोग बस दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। इतना कहकर नानामी यहाँ से चला जाता है। इधर यूजी भागते हुए शिबुया स्टेशन के अंदर आ जाता है और सोचता है कि ये जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ तो ढेर सारे लोग होने चाहिए। थोड़ा अंदर जाते ही उसे चोजो मिल जाता है जो कि यूजी से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके